आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। ऐसे ही की बात कर रहा हूँ। और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। तो इसे बड़े ध्यान से आप लोग कवर किया करिएगा और गंभीरता से लिया करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आप देखते हैं कि निबंध के पेपर को गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। वरना आप देखिए जीएस आप पढ़ ही रहे हैं, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ ही रहे हैं, डिबेट पढ़ते ही रहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर आप लोग अपनी समझ रखते ही हैं। अगर थोड़ी और मेहनत कर ली जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए, तो निबंध में अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 250 नंबर का रहता है और 3 घंटे का इसके लिए समय रहता है। कुछ बातें मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए निबंध की तैयारी के दौरान। एक किताब आती है निशांत जैन की, उस किताब को आप लोग देख सकते हैं और ले सकते हैं। और उसमें आप देखिए बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे और टॉपर्स के निबंध मिल जाएंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए भी है, तो उसे जाकर आप लोग जरूर कर लीजिए। एक न्यूज़पेपर आप लोगों को हर हाल में पढ़ना है और उसमें जो संपादकीय पार्ट रहता है ना, उसे भी पढ़ना है। और जो डिबेट होते रहते हैं, आप देखते हैं कि कोई खास मुद्दा है उस पर डिबेट हो रही, तो डिबेट भी सुना करिएगा। और जीएस आप पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस आपको करना ही है, हर हाल में करना है। और पहली बार किस तरह से निबंध लिख रहे हैं, अच्छा लिख पा रहे हैं, बुरा लिख पा रहे हैं, शुरुआत करिए आप लोग। और धीरे धीरे आप लोग टॉपर्स की कॉपियाँ देखते रहेंगे ना, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अच्छी स्थिति में आप लोग पहुँच जाएंगे निबंध लिखने। और ये अपनी स्क्रीन के सामने एक कॉपी आप लोग देख रहे हैं, ये है साक्षी गर्ग की। किसकी? साक्षी गर्ग की। इनकी रैंक थी 350। कब? 2017 की ये सिलेक्टेड है। और आप देखिए इन्होंने निबंध में 149 नंबर पाए थे 250 में से, यानी कि अच्छा स्कोर कह सकते हैं आप लोग। और देखिए आप लोग यहाँ आप लोगों को परीक्षा का माध्यम, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम लिख दिया करिएगा। और जो विशेष अनुदेश दिए रहते हैं इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी कि जो आपका माध्यम है उसी में आपको निबंध लिखना है। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए, यानी कि 1000 से 1200 शब्द बोला जा रहा है तो इसी के बीच होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पेस्ट अथवा पेस्ट के भाग को पूर्णतः काट दें। अगर कोई पेज खाली रह जाता है तो उसे काट दिया करिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आपके सामने खंड ए, ये आप देखिए खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक से एक एक चुनकर दो निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है आप लोगों को। और आप देखेंगे कि 125 नंबर के दोनों निबंध होंगे आपके। इस तरह से टोटल आप देखेंगे 250 नंबर हो जाएंगे आपके। और इन्होंने दृष्टि आईएएस में जो टेस्ट दिया होगा ना, आप लोग अपनी तैयारी की जांच के लिए किस तरह से आप आंसर लिख रहे हैं, क्या कमियां रह रही हैं, तो मॉक टेस्ट देते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, तो वही कॉपी है इनकी। तो इसमें खंड एक में आप देखेंगे खंड ए, या फिर आप लोग सेक्शन ए भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 4 टॉपिक दिए गए हैं आपके सामने। कितने? 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक कह रहा है कि यदि धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका कोई मूल्य है, अगर नहीं तो इसका यह केवल बुराई का ढेर है तथा इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बेहतर है। दूसरा आप देखते हैं कि टॉपिक है दोहरा तुलन पत्र संरक्षण। और तीसरा है जलवायु परिवर्तन प्रत्येक कदम आगे की ओर नहीं। और चौथा आप देखें प्रतीक्षा ना करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। क्या? समुचित समय नहीं आएगा। इन 4 में से आप लोगों को एक क्या करना है, एक टॉपिक आपको चुनना है और उस पर निबंध लिखना है। अब आप देखिए कि इन्होंने कौन सा टॉपिक चुना है। इसमें इन्होंने जलवायु परिवर्तन प्रत्येक कदम आगे की ओर नहीं है, ये इन्होंने टॉपिक चुना है, तीसरा टॉपिक। अब आप देखिए टॉपिक कैसे चुनेंगे, ये भी आप लोगों के मन में सवाल आता रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चारों टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। और फिर इनमें से आप लोगों को देखना है कि जो आपको पसंद है और जिसके लिए लिखने के लिए आपके पास जानकारी है और आप 1000 से 1200 1100 शब्द लिख सकते हैं जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक का चुनाव आपको करना है।
और निबंध लिखते समय आप लोगों को टॉपिक जिसका चुनाव किया है उसी पर केंद्रित रहना है, उसी के आसपास इर्द गिर्द ही आपको लिखना है, टॉपिक से भटकना नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मालूम चला कि टॉपिक से आपने शुरू किया और पहुंच कहीं और गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पैराग्राफ में निबंध लिखना है, पॉइंट में ना लिखे निबंध, और सभी पहलू को कवर करें। हर पहलू को आप लोगों को देखना है और उसे कवर करना है, एक तरफा मत लिख दीजिएगा, ये भी याद रखिए। बैलेंस बनाकर लिखना है। और रूपरेखा में आप लोग कोई कोट्स है, कोई आप देखते हैं पंक्तियां हैं तो उन्हें भी डाल सकते हैं, किसी महापुरुष के द्वारा कही गई हैं तो उस महापुरुष का नाम भी वहां लिख सकते हैं। और इंट्रो आप देखते हैं कि फिर बॉडी, फिर आप देखिए निचोड़ लिखते हैं। और शब्द सीमा की ध्यान रखिएगा। और राइटिंग थोड़ी इतनी तो समझ में आने लायक होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए कि जब कॉपी चेक करे आपकी तो उससे लगे कि अच्छा मैंने इसी कॉपी को चेक करने के लिए एक कॉपी उठाई हुई है, उसका मन लगे। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि समझ में ना आए तो ऊब जाए वो कॉपी चेक करने वाला। आज वैश्विक स्तर पर तेजी से विकास करने की होड़ लगी हुई है। विकसित, विकासशील, अल्प विकसित सभी देश विकास की दौड़ में जीतने को आतुर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी बड़ी इमारतें, कल कारखाने, सड़कें, अवसंरचनात्मक संरचनाएं बनाई जा रही हैं। और इसी का एक उदाहरण उत्तराखंड राज्य में देखा जा सकता है। उत्तराखंड में 15 से 20 वर्षों के भीतर अपार तेजी से विकास किया गया। सैकड़ों होटल, घर आप देखेंगे, घर पर्वतों को काटते हुए ऊंची ऊंची सड़कें आदि निर्मित की गई हैं, जिससे न सिर्फ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लाभ हुआ है अपितु बड़ी संख्या में रोजगार भी प्राप्त हुए हैं यहाँ। और आप देखिए, परंतु 2014 में बादल फटने की घटना के बाद परिदृश्य बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। विकास पर गौरव करने वाला क्षेत्र आज कब्रिस्तान जैसा प्रतीत होता है। आइए, आपदा ने आप देखते हैं संपूर्ण संरचनात्मक विकास को धराशायी कर दिया और साथ ही व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि भी हुई है। विश्व बैंक के अनुसार इस तरह की भीषण आपदाएं विकास प्रतिमानों को 10 वर्ष पीछे कर देती हैं। अब आप देखिए, आरंभ सराहनीय है, यानी कि इन्होंने जिस तरह से आरंभ किया है, शुभारंभ किया है इस निबंध लिखने का, अच्छा प्रयास किया है, ये कहा जा रहा है जिसने कॉपी चेक की हुई है। उपयुक्त प्रकरण के बाद प्रश्न उठना स्वाभाविक ही क्या प्रत्येक कदम आगे की ओर है। और उपरोक्त कथन का उत्तर देने हेतु जलवायु परिवर्तन की परिभाषा कारणों पर पर्याप्त विश्लेषण करना होगा। वस्तुतः सामान्य तापक्रम में जब निर्धारित सीमा से अधिकता या फिर कमी हो जाती है तो यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन कहलाती है। और आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित है, चाहे वो गरीब देश हो, अमीर देश हो, गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो। और यहाँ तापक्रम आप देखिए, जलवायु परिवर्तन, और इस तरह से आप देखें टी जलवायु परिवर्तन, बड़े भी और कमे भी दोनों जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करें तो प्राकृतिक व मानवीय दोनों कारक हैं। वस्तुतः प्राकृतिक कारणों में भूकंप, ज्वालामुखी फटना, चक्रवात, ज्वार भाटा, उल्कापिंड आदि प्रक्रियाएं निहित हैं, परंतु ये घटनाएं स्वयं में संतुलित स्थापित करने की क्षमता निहित रखती हैं। जलवायु क्या है उल्लेख करते हुए सजीवों और संतुलित जलवायु में संबंध स्पष्ट करें। ये आप देखिए, इन्हें सलाह दी जा रही है कि ये सुधार करिए। फिर आप देखिए, भूकंप करें भूस्पंदन, सूखा सिखाए जल प्रबंधन, बाढ़ है सभ्यता का स्पंदन और चक्रवात है ताप दाब प्रबंधन। ना है कोई इसमें व्यर्थ, सबका है अपना अर्थ। रहे मनुष्य हमेशा सतर्क तो ना होगा कभी कोई अनर्थ। ये आप देखिए, इन्होंने पंक्ति डाल दी इसमें। तो यद्यपि मनुष्य ने विकास की ओर अंधाधुंध गति से बढ़ते हुए प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिसका परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है। वस्तुतः जलवायु परिवर्तन में मनुष्य के दशकों में पूरे हुए विकास कार्यों को ये आप देखिए मिनटों में धराशायी करने की क्षमता होती है। उदाहरण स्वरूप, मनुष्य द्वारा तेजी से पर्वत काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं, नदियों का मार्ग रोककर बांध बनाए जा रहे हैं, और हर घर दुकान का निर्माण नदियों के हृदय पर कर तेजी से सकल घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति उत्पाद में संख्यात्मक वृद्धि हासिल की जा रही है। और आप देखेंगे कि वन का कटाव कर ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, कल कारखाने बनाए जा रहे हैं। और आज पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम ना मान अपने स्वार्थ की कुंजी माना जा रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है चीन, जिसने विस्फोटकों की मदद से बड़े बड़े पहाड़ तेजी से उखाड़ दिए हैं, कोयला जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों की मदद से तेजी से विकास कर रहा है।
और आप देखिए 18वीं सदी से शुरू हुए औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने आंख बंद कर संख्यात्मक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्राप्त करने की नींव रखी है। और आप देखेंगे कि मानव का गजब विकास, ना विवेक ना तर्क है पास, भौतिकता का मोह पास, नैतिकता का घोर नाश, प्रकृति को बस समझे वास और प्रकृति को बस समझे लाश। ये आप देखिए इन्होंने फिर पंक्ति का उपयोग कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसा ही आप लोगों को कर सकते हैं इसमें। इसके परिणाम हमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय हर स्तर पर देखने को मिलते हैं। तेजी से बर्फीले ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पुनः हिमयुग का आगमन हो रहा है स्कैंडिनेवियाई देशों में। दूसरी ओर आप देखेंगे कि द्वीपीय राष्ट्र बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण डूबते जा रहे हैं। अल नीनो जैसे आपदाओं का क्रम तीव्र होता जा रहा है। ये आप देखिए स्कैंडिनेवियाई देश आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान जैसे देश में बाढ़ आ रही है, तो चेरापूंजी जैसे क्षेत्र में सूखा पड़ रहा है। देश का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर बाढ़ के प्रकोप में डूबता जा रहा है। दूसरी ओर आप देखिए हिमालय का संरचना उत्तरी भारत के विनाश का सूचक प्रतीत हो रहा है। और पर्वतों को चीरता समाज, नदियों को छोड़ता साज, वनों की कौंती आवाज, परिंदों को मारता आज, स्वार्थ की आपदा का यही राज। फिर आप देखते हैं इन्होंने पंक्तियों का कोट्स का उपयोग कर लिया यहाँ। और इस स्वार्थ की आपदा, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता का ह्रास होता है। विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक तापक्रम में हुई 1% की वृद्धि 5% तक की खाद्य उत्पादकता में कमी कर देती है। आप देखिए किसी संस्था के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट भी जारी की जाती है, तो उस रिपोर्ट का भी उल्लेख आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, और करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में किए सभी प्रयास, उर्वरक प्रयोग, जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफाई, फसल बीज निर्माण आदि सभी निरर्थक हो जाएंगे। और आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। इससे आम आदमी चिड़चिड़ा, असहिष्णु हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात दंगे, वीप मुद्दा, अयोध्या कांड आदि के रूप में सामने आते हैं। और इससे आप देखिए प्रशासनिक असुविधा, जान माल की क्षति होती है, और पुनः आगे की बढ़ाया गया कदम पश्चिमगामी प्रतीत होने लगता है। और आप देखिए वस्तुतः स्पष्टता कहा जा सकता है कि आगे की ओर बड़ा हर कदम अग्रगामी सिद्ध नहीं हो सकता है, जब तक कि उसमें तार्किकता, संवेदनशीलता, विवेकशीलता का प्रयोग ना हो सके। और इस परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, कॉप समिट का आयोजन, पेरिस का कन्वेंशन, किगाली समझौता आदि प्रयास किए गए हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा संविधान अनुच्छेद 48A और 51A हमें पर्यावरण मित्र बनाने की सीख देता है। कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आप देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, क्योटो प्रोटोकॉल समर्थन, पेरिस समझौता संस्कृति स्वीकार्यता, INDC लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य हो गए आदि निर्धारित किए गए। इसके साथ ही सरकार द्वारा संधारणीय कृषि, परंपरागत कृषि योजना, ग्रीन कॉरिडोर, और आप देखेंगे ग्रीन कॉरिडोर, प्रधानमंत्री आप देखिए उज्ज्वला योजना जैसी अनेक नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। और वस्तुतः इस दिशा में सब अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, और यह प्रयास त्रिस्तरीय होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जैसे देशों के राष्ट्रपति द्वारा पेरिस सम्मेलन समझौते से वापसी का निर्णय लिया गया है, जो असंवेदनशील व स्वार्थी कदम प्रतीत होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत द्वारा सर्वमतता से निर्णय लेने की आवश्यकता है, व समान व विभेदी की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और आम जन सहभागिता। अगर अपनी सभी भूमिका निभाएंगे ना, कर्तव्य निभाएंगे, तो इससे निपटा भी जा सकता है। समुद्र द्वीपीय राष्ट्र डूब रहे हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में इन राष्ट्रों हेतु सभी देशों को मिलकर तकनीकी, वित्त व सुरक्षित स्थान प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी नीति नियमों का यथोचित ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, और इस परिप्रेक्ष्य में नीति बनाई जानी चाहिए, साथ ही उसे शुचिता से लागू किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर आप देखिए गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी आदि को इस परिप्रेक्ष्य में जागरूकता फैलाए जाने की आवश्यकता है। आम जनता को इस परिप्रेक्ष्य में जागरूक किया जाना चाहिए। किसी प्रक्रिया को संधारणीय बनाने हेतु जैविक खेती, इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड सिस्टम का प्रयोग, उर्वरक का समय से प्रयोग, पराली का तार्किक सदुपयोग किया जाना चाहिए। अर्थात कृषि प्रक्रिया को संधारणीय बनाए जाने की आवश्यकता है।
और आप देखिए जीवन दिनचर्या को संधारणीय बनाए जाने की आवश्यकता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, बल्ब की जगह एलईडी लाइट प्रयोग, और आप देखेंगे आदि इस दिशा में प्रगतिशील कदम सिद्ध होंगे। अर्थात आप देखिए मात्र सरकारी स्तर पर ही नहीं अपितु निजी क्षेत्र, स्थानीय आम जनता सभी की सहभागिता की आवश्यकता है। अर्थात 4P प्रणाली, पब्लिक प्राइवेट पीपुल्स पार्टनरशिप की आवश्यकता है। और आप देखिए वस्तुतः इस परिप्रेक्ष्य में किया गया विकास सतत संधारणीय व चिरंजीवी होगा, जिससे आगे की ओर बड़ा हर कदम सतत सिद्ध होगा। और इससे आप देखिए इससे वहाँ जाया जा सकता है। एक तरह से विकास होगा तो हरित होगा, और भविष्य होगा तो हरित होगा। यदि हरित नहीं हुआ तो भविष्य ही नहीं होगा। ये आप देखिए पर्यावरणीय मित्र विकास विक्रिया समावेशी संधारणीय सतत, ये आप देखिए इनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिया गया, कॉपी जिन्होंने चेक की हुई है। आपने निबंध में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव और वैश्विक स्तर पर सरकार द्वारा किए गए जा रहे प्रयास एवं सुझाव की चर्चा की है, जबकि विकास हेतु उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता और सकारात्मक रोकने की, एक तरह से आप देखिए जलवायु परिवर्तन को रोकने ही तो उपाय बढ़ाए गए कदमों के नकारात्मक परिणामों की चर्चा भी करें। इसमें आप देखिए इन्हें सुझाव दिया गया। अब आप देखिए 125 नंबर में से इन्हें 46 नंबर दिए गए इस निबंध में। कितने? 46 नंबर। अब आप लोग भी बताइए कि इसमें सुधार कहाँ हो सकता था, जिससे नंबर और बढ़ाए जा सकते थे, और भी नंबर प्राप्त किए जा सकते थे। अपनी जानकारी, आपके जो सुझाव होते हैं, जो सलाह होती है, वो भी नीचे लिखा करिएगा आप लोग, ठीक है? वो भी मायने रखते हैं। आपके पास भी कोई पॉइंट है तो आप लोग भी उसे नीचे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे खंड दूसरा है, सेक्शन बी आ गया, और इसमें आप देखेंगे 4 टॉपिक इसमें भी दिए गए हैं आपके। तो इसमें आप देखिए पहला है सार्वलौकिक आधार आय की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन अर्जन के विचार का विरोधाभास है। दूसरा कह रहा है कि युद्ध से बचने के लिए क्या बेहतर है, आक्रामकता या शांति। तीसरा आप देखते हैं कि कह रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। 4 कह रहे हैं कि बुजुर्गों का हाथ थामना अभी या फिर कभी नहीं। तो इसमें आप देखिए 4 में से एक टॉपिक आपको चुनना है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया करिएगा, फिर चुना करिएगा। अब आप देखिए इन्होंने तीसरा टॉपिक इसमें से चुनाव किया है, तीसरे टॉपिक का, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। आज वैश्वीकरण के सहयोग में सभी विकासशील से विकसित राज्य बनने के पथ पर अग्रसर हैं, और तेजी से हो रहा आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचनात्मक निर्माण, उद्योग, विद्युत, डिजिटलाइजेशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी, कोई भी लक्ष्य हो, सभी का मूल एक ही है, ऊर्जा आवश्यकता आपूर्ति। और आप देखिए वस्तुतः ऊर्जा आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा विकास करने की आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता बन चुकी है। और देखिए इन निबंधों को मैं तो कहता हूं कि इसी में से एक निबंध ले लीजिए, उस पर आप लोग लिखना शुरू करिए। भाई अभी शुरू करिए आप लोग, अभी एकाएक आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं है कि आपका बहुत बिंदास निबंध लिख जाएगा पहली बार में। कोशिश करते रहिए। अब आप देखिए चंद्रयान 2 असफल हो गया था, और आप देखिए उससे हमारे वैज्ञानिकों ने सीख ली है, और उसमें जो कमियां रह गई थी उनमें सुधार किया है, और आप देखिए तीसरा सफल हो गया। अगर हमने आप देखिए पहले गलतियां जो की हैं उससे अगर सीख ना ली होती तो हो सकता था कि तीसरे में भी हमें परेशानी खड़ी हो जाती। तो ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ऊर्जा आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा विकास करने की आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्यता बन चुकी है। और भारतीय ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकता दुगनी हो जाएगी। ये रिपोर्टें जो आती हैं ना, उन्हें भी डाल दिया करिएगा इसमें। फिर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार यह शीघ्र आवश्यक प्रतीत होता है कि हम ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़े हैं। भारत में ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य के अनुसार हम अपनी आवश्यकताओं का लगभग 55% कोयले से, 30% तेल से, और आप देखते हैं कि 9% प्राकृतिक गैस और 2% न्यूक्लियर से, और 2% आप देखिए नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कोयला सबसे ज़्यादा, फिर तेल, फिर आप देखिए प्राकृतिक गैस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, नवीकरणीय, इनकी बात हो रही है। ये जब आप देखिए कोई रिपोर्ट आती है उसमें ताजे आंकड़े रहते हैं, उन्हें देख लिया करिएगा, ठीक है। फिर आप देखिए उपयुक्त स्रोतों की प्राप्ति, संधारणीयता व सतत
क्षमता पर विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम किस हद तक ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में परिवर्तनशील हैं और अभी इस दिशा में और कितना प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप देखिए कोयला, हम अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति कोयले से करते हैं और जबकि आप देखिए इस स्रोत में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे देश में व्याप्त कोयला गुणवत्ता के क्रम में ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, वह कम सल्फर युक्त है और जिस कारण हम देखिए हमें आयात पर निर्भर होना पड़ता है। कोयले का अभी आयात हमें करना पड़ता है एक तरह से, ये भी आप देखेंगे। और आयात का मतलब होता है कुछ आप खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए। और विद्यमान कोयला प्लांटों में से 1/3 बंद पड़े हैं व जो प्लांट कार्यरत हैं उनमें से भी मात्र 55% ही अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पा रहे हैं। कोयला प्लांट लगाने हेतु सामाजिक लेखांकन व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिससे प्लांट स्थापित प्रक्रिया में अतिरिक्त विलंब होता है। और आप देखिए कोयला प्लांट में 3.8 क्यूबिक प्रति मिलियन टन जल का उपयोग होता है, जबकि भारत जैसे देश में 20 करोड़ लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। कोयला दहन से वायुमंडल में अतिरिक्त सल्फर कार्बन, ये आप देखिए परमाकुलेटेड मैटर जमा हो जाता है, जिससे एक और वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, स्वास्थ्य दुष्प्रभाव होता है। दूसरी ओर आप देखिए भारत अपने एसडीजी एक तरह से आप देखिए INDG भी लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। उपयुक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि कोयला हमारे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में संधारणीय का कदम नहीं हो सकता है। तेल हाइड्रोजन, तो अपनी आवश्यकता की 30% की आपूर्ति तेल हाइड्रोजन से की जाने के बावजूद इस दिशा में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। हम अपनी जरूरतों का 80% आयात के माध्यम से पूरा करते हैं। और आप देखिए वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद उपस्थिति, पाकिस्तान प्रायोजित बाधाएं, ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां, तेल का अस्थायी मूल्य आदि पर विचार किया जाए तो इस ऊर्जा के स्रोत की प्राप्ति व संधारणीयता के परिप्रेक्ष्य में भी अनिश्चितताएं विद्यमान हैं और इसे संधारणीय स्रोत नहीं कहा जा सकता है। और आप देखिए न्यूक्लियर ऊर्जा की बात करें तो यह ऊर्जा का साफ सुथरा हरित स्रोत है और इससे आप देखते भारत में 2% ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति की जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में देश के कई भागों जैसे तारापुर, नरोरा, मिहीवर्दी और आप देखिए काकरापार, कोटा, कुडुनकुलम आदि जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं और अनेक प्लांट प्रस्तावित हैं। यद्यपि न्यूक्लियर ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में भी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। और आप देखिए यहाँ कुछ इन्हें सुझाव भी दिया जा रहा है, इसको संक्षेप में लिखें, बात ज़्यादा ध्यान नवीकरणीय और सतत ऊर्जा के स्रोतों पर दें। विषय का वही मूल एक तरह से आशय भी वही है। आवश्यक ईंधन यूरेनियम हेतु आयात पर निर्भरता है, लेकिन लीकेज व नवीकरणीय नाभिकीय दुर्घटना का खतरा। उदाहरण कुडुनकुलम पावर प्लांट में हुआ लीकेज अति उच्च लागत, अतः आम व्यक्ति की वहनीयता से बाहर है। ऊर्जा का 60% प्रयोग मोटर कारों में की जाती है, वहाँ नाभिकीय ऊर्जा प्रयोग नहीं की जा सकती है। और आप देखें कि इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारी वर्तमान ऊर्जा प्रणाली से आगे बढ़ते हुए हमें ऊर्जा सुरक्षा हेतु संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है और इस हेतु द्विआयामी रणनीति की आवश्यकता है। पहली, ऊर्जा मांग में कमी, संसाधन विविधता, ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि, स्रोत विविधता। ऊर्जा मांग में कमी हेतु हमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में प्रयास करना होगा। सर्वप्रथम हमें ऊर्जा की सर्वाधिक खपत करने वाले परिवहन क्षेत्र पर विचार करना होगा। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों, मेट्रो, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि वाहनों को नहीं, लोगों को चलाओ। और इस संदर्भ में विशेषज्ञों द्वारा सुझाया जाता है कि भारत में 2 ग्रीनविच रेखा होनी चाहिए, क्योंकि एक ग्रीनविच रेखा होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त आप देखते हैं, जिससे कार्य समय कम हो जाता है और अधिकाधिक विद्युत का उपयोग करना पड़ता है। अलग समय रेखा होने से आप देखिए पूर्वोत्तर भारत अधिकाधिक सूर्य रोशनी का प्रयोग कर पाएगा, जिससे ऊर्जा मांग कम होगी। बल्ब ट्यूब की जगह LED का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आप देखिए घरों का निर्माण इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य प्रकाश हवा घर में आए और विद्युत बचत हो। इस तरह से सरकार के द्वारा LED प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम का उल्लेख भी यहाँ आप लोग कर सकते हैं। सांस्कृतिक त्योहारों आदि के समय अनावश्यक रूप से विद्युत उपयोग किया जाता है, अतः जन सामान्य को चाहिए कि इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा मितव्ययी संसाधनों का प्रयोग करें। ऊर्जा सुरक्षा हेतु संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विभिन्नता की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में व्याप्त संभावनाएं, उनकी संधारणीयता का वर्णन निम्न प्रकार है। शैल गैस, भारत में कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, गंगा यमुना बेसिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है शैल गैस।
और सेल गैस से स्थानीय स्रोतों द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति की जा सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार यदि भारत में व्याप्त सेल गैस संभावना का पूर्णतः उपयोग किया जाए तो कोयला तेल की मांग को एक दूसरा तक कम किया जा सकता है भागता। बायोगैस, भारत में अति व्यापक स्तर पर पाए जाने वाले गोबर, उपले जैसे पदार्थों में व्यापक स्तर पर बायोगैस आपूर्ति की जा सकती है। भारत में प्रति वर्ष आप देखिए लगभग 300 मिलियन टन जैविक कचरा निष्कासित होता है। आंकड़ों के अनुसार 2030 तक इसकी मात्रा वर्तमान स्तर से आप देखिए 2.5 गुना हो जाएगी और इस विशाल जैव कचरे से ऊर्जा बनाई जा सकती है। इसमें आप देखिए केस स्टडी शामिल कर लिया, इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर भी विवाद भी है। तेमोरपुर ओखला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 1/3 जैव कचरे को ऊर्जा के में रूपांतरित कर 6 लाख घरों को विद्युत आपूर्ति की गई, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कार्बन क्रेडिट भी प्रदान किया गया है। और आप देखिए वस्तुतः इससे ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा की भी प्राप्त की जा सकती है। और शुद्धता, शब्दों में शुद्धता जरूर रखा करिएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा स्रोत और इस क्षेत्र में अति न्यून ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वस्तुतः पवन ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में भूमि समस्या सामने आती है। पवन चक्कियों को सड़क के किनारों पर लगाकर, खेतों की मेड़ों पर लगाकर भूमि समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोनों को अलग अलग लिखें एक तरह से। सौर की बात करें, सौर ऊर्जा तो आप देखते हैं कि ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में टी आकार में प्लेटों की स्थापना, मूल्य वहीनता बनाने हेतु नवाचार पहल, मरम्मत उपलब्धता आदि की आवश्यकता है। चावल की पराली, भूसी, काई जैसी अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इन स्रोतों को सस्ते दर पर सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही ये ऊर्जा आपूर्ति के साथ साथ आप देखिए भारत को ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्रेरित करेंगे और इस दिशा में सफलता प्राप्त करने हेतु अधिकाधिक नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी उद्योगों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, वेंचर फंड, एजेंड फंड आदि के माध्यम से इस दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। वर्तमान की भारतीय पेटेंट नीति 2016 की उद्यमी व नवाचारों को इस परिप्रेक्ष्य में प्रेरित होगी और इस प्रकार विविधतापूर्ण संसाधनों व स्रोतों के माध्यम से भारत ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त संपूर्ण देश को विकास के पथ पर अग्रसित कर सकेगा। अब आप देखिए इसमें 35 नंबर दिए गए। सरकारी नीतियों लक्ष्य की बात, उदय योजना, अन्य नवीन स्रोत, भूतापीय गैस हाइड्रेट, इनका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। चलिए आप लोग देखिए ये सब आप देखिए बताए जा सकते हैं, ये सुधार किए जा सकते हैं। तो इस तरह की आप लोग भी आंसर राइटिंग करते रहिए, निबंध लिखते रहिए और यकीन मानिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप देखते हैं कि आपकी राइटिंग जब खराब रहती थी बचपन में, आप लोगों ने देखा होगा, तो आपसे कहा जाता था ना कि प्रैक्टिस करिए आप और आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी, आप ठीक से लिखना शुरू कर देंगे। तो कोशिश करते रहिए। सब आप देखते हैं कि कोई माँ के पेट से जन्म लेकर नहीं सीख के पैदा नहीं होता है, टॉपर नहीं होता है। वो भी आप देखते हैं कि आपकी तरह प्रैक्टिस करता रहता है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी, किसी भी टॉपिक पर आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे जो आप देखते हैं क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनके आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। अरे भाई लिखना शुरू करिए। शुरुआत में ये मायने नहीं रखता है कि आप क्या लिख रहे हैं। हाँ, आप 1000 शब्द लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, 1100 शब्द लिख पा रहे हैं, 200 शब्द लिख पा रहे हैं, 150 शब्द लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, कि आपको वहाँ भी हिचकिचाहट हो रही है। तो ये कोशिश करते रहिए। आपके कोई सुझाव हो, सवाल हो मेरे लिए तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। ठीक है।